Hello friends, writing a theory paper for 2.5 to 3 hours is a skill और ये स्किल अपने आप नहीं आता, प्रैक्टिस करना पड़ता है और प्रैक्टिस से धीरे धीरे स्किल एक्वायर होता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप थियोरी पेपर को कैसे कंस्ट्रक्ट करें, कैसे लिखें और वो लिखने के लिए एक स्किल कैसे एक्वायर करें, प्रैक्टिस कैसे करें ताकि आपको आउटस्टैंडिंग मार्क्स मिले। शुरू करने से पहले आपको मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। वैसे तो एज अ टीचर, देन प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एग्जामिनर एट द यूनिवर्सिटी लेवल मैंने हजारों पेपर्स करेक्ट किए हैं और एक वाइड रेंज पेपर्स की और आंसर्स की देखी हुई है। ऑन वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ऐसे पेपर्स देखे, ऐसे आंसर्स देखे कि ऐसे लिखने का मन करता था कि एक्सलेंट, आउटस्टैंडिंग, कम एंड मीट मी इन द डिपार्टमेंट, इन द सेंस कि कौन है भाई ये इतना अच्छा आंसर्स लिखे है। एंड ऑन द अदर एंड ऑफ द एक्सट्रीम कुछ ऐसे भी पेपर्स देखे हैं कि जिसको ट्रैश तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस तरीके के आंसर्स, फॉर एग्जांपल कार्डियक साइकिल पूछा गया है और ये आंसर पूरा ऐसे भरा हुआ है कि कार्डियक साइकिल इज द कार्डियक साइकिल ऑफ द कार्डियक साइकिल, इट इज कार्डियक साइकिल बिकॉज इट इज अ कार्डियक साइकिल एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। पूरे 2 पेजेस ऐसे लिखा हुआ आंसर भी, ऐसे भी आंसर्स देखे हुए हैं। ये इसलिए होता है शायद क्योंकि आपके मेंटोर्स होते हैं, आपको बताते हैं कि अरे फिजियो एग्जाम ना, फिजियो पेपर ना, लिखो, लिखते जाओ, बहुत भरो आंसर पेपर, जितना आप लिखोगे, लेंथ जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि एग्जामिनर्स तो उनको तो पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो वो लेंथ देखते और उतने मार्क्स दे देते, पढ़ता बैठता कोई नहीं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एग्जामिनर्स आर वेरी स्मार्ट पीपल, ओके। वो पहले आंसर से ही आपको जज कर लेते हैं कि आपका नॉलेज कितना होगा, ये प्रॉपरली असेस कर लेते हैं वो। तो इसलिए किसी गलतफहमी में मत रहना, आपके आंसर्स बिल्कुल पढ़े जाते हैं। भले हर एक वर्ड शायद ना पढ़ लिया हो, लेकिन एग्जामिनर को जिस्ट ऑफ द आंसर पता चल जाता है और वो पढ़ते भी जरूर है। तो चलो टिप्स कुछ देखते हैं इस बारे में कि आप अपना थियरी पेपर को कैसे कंस्ट्रक्ट करें और एक एक्सीलेंट लेवल तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिस भी ड्यूरिंग द बिफोर द एग्जाम आप प्रैक्टिस कैसे करें। सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है वो है कि पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ऐसी एक फ्रेज है ना कि हमेशा बेस्ट थिंग पहले आपने प्रेजेंट करनी चाहिए। तो आपको देखो, ये नेसेसरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी सीक्वेंस में आपको आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप अपना जो बेस्ट आंसर है उससे आप पेपर की शुरुआत कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या होता है, पहले आंसर से ही एक इंप्रेशन क्रिएट बनना शुरू होता है। एग्जामिनर जब पेपर उठाता है तो वो पहला आंसर देख के एक टोन सेट हो जाता है दिमाग में, स्टूडेंट के बारे में एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है कि अच्छा इसको काफी आता है। तो उस वजह से क्या होता है, बाद में ना आंसर्स को थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस लेवल पे चले जाते हैं कि नहीं, मतलब इसको आता होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चलो थोड़ा सा ही पढ़ लिया और आगे के आंसर्स के और उसको मार्क्स दिए, अच्छे मार्क्स दिए। ये होता है बेस्ड ऑन द फर्स्ट आंसर इटसेल्फ। ये एक साइकोलॉजी है एग्जामिनर की। तो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है और इसलिए ऑलवेज स्टार्ट विथ योर बेस्ट आंसर एंड ऑलवेज स्टार्ट विथ एन LAQ। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से शुरुआत करना इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। और ये भी इसलिए भी है क्योंकि हम वैसे भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। तो लॉन्ग आंसर हमें अच्छे आता है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है ना, और इसलिए आप जब लिखोगे तो वो बेस्ट आंसर ही होगा आपका शुरुआत का। LAQ से शुरुआत करना ऑलवेज इज अ गुड आइडिया। और जैसा कि मैंने कहा, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस पूछे गए उसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो, मतलब जो भी आंसर, तो नंबरिंग प्रॉपर करो, उसको प्रॉपर एक स्क्वायर बनाओ जो जहां पे आप लिखाइए क्वेश्चन नंबर 1A 1B या जो भी क्वेश्चन के नंबर्स है वो प्रॉपरली लिखो, सो दैट एग्जामिनर के लिए इजी हो जाता है और वो कहीं गलती ना कर दे आपको मार्क्स देने में कि भाई 10 मार्क का क्वेश्चन था और उसने 5 मार्क का समझ के उसमें से 4.5 दे दिए। ऐसा ना हो, इसके लिए आपको ये चीज करनी होती है कि एंश्योर द नंबरिंग ऑफ योर आंसर्स। उसके बाद
अगली बहुत इंपॉर्टेंट टिप यह है कि यू मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ऑल मतलब ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस में से एक अटेम्प्ट करना होता है, वो ठीक है, लेकिन जितने आपको अटेम्प्ट करने हैं ओवरऑल सारे क्वेश्चंस, वो सारे के सारे आपको उस टाइम में कंप्लीट करने हैं। ये आपको इसका ख्याल रखना है, और इसलिए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बिफोर द एग्जाम करनी पड़ती है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है तो उसको आप 40-45 मिनट तक वही आंसर लिख रहे हो, क्योंकि आपको एकदम बेस्ट आता है। और उस वजह से होता क्या है कि एंड में टाइम कम बचता है और बहुत सारे आंसर्स अटेम्प्ट करने होते हैं, तो फिर वो आप या तो कैसा भी करके लिख देते हो, या कुछ 2-3 आंसर्स छूट भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। दैट्स नॉट अ वाइज थिंग टू डू। क्योंकि देखो, आप अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन एकदम बेस्ट 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 लिखोगे तो आपको 10 में से 8 की जगह 9 या 9.5 मिलेंगे, यानी 1.5 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। और उसके जगह पे आपने 2 शॉर्ट नोट्स छोड़ दिए, यानी 10 मार्क का आपने पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब वो तो 0 ही हो गया कंप्लीटली। ओके, सो बस वो 1.5 मार्क के चक्कर में आपने ये 10 मार्क गंवा दिए। इंस्टेड अगर यहां आप 8 भी मिले, 8, 8.5 जो भी है, अटेम्प्ट कर लिया उतने टाइम में, और ये शॉर्ट नोट्स चलो आपको नहीं आते थे अच्छे से, लेकिन आपने अटेम्प्ट किए, और 5 में से चलो 1.5 मार्क्स मिले, तो वहां 4 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा आ गए जो आपको मतलब नहीं मिल सकते थे। इसलिए आपको प्रॉपरली आपका पेपर जो है उसको कॉन्स्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा कि कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चंस खत्म करने वाले हो। तो सो टाइमिंग इज क्रूशल, और इसलिए याद रखो कि मेनली तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स होते हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में एसएक्यूज भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स, ये होते हैं। लेकिन मेनली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो हाफ एन आवर में कंप्लीट करना है, लेकिन मैंने 28 मिनट्स लिखा है, तो 28 मिनट्स एंड 2 मिनट्स इज अ बफर टाइम, कि भाई चलो 28 मिनट्स में नहीं खत्म हो गया तो जल्दी जल्दी आप थोड़ा और यूज कर सकते हो टाइम, या फिर जो 2 मिनट्स बचेंगे मतलब 30 मिनट में खत्म एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर खत्म होना है, आपने 28 मिनट में खत्म कर लिया, तो बाद में फिर अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, ये सब आप कर सकते हो। सो आप प्रॉपर टाइम से चल रहे हो। और शॉर्ट नोट है तो 15 मिनट्स, लेकिन मैंने लिखा है 14 मिनट, अगेन 1 मिनट का बफर टाइम, कि आप चेक कर सको कि सब पॉइंट्स आ गए कि नहीं, कुछ ऐड करना बाकी है, एटसेट्रा। और ये आप बिफोर द एग्जाम्स, ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज आपको ये प्रैक्टिस करनी होती है कि आप एक क्वेश्चन प्रॉपरली लर्न कर लो उसका आंसर, उसके बाद बुक को साइड में रख दो और फिर वो अटेम्प्ट करो। और अटेम्प्ट करते वक्त आपको 28 मिनट्स में वो अटेम्प्ट करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये प्रैक्टिस करते करते आपको ये मतलब ये एक स्किल है जो डेवलप हो जाएगा कि आप टाइम पे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट खत्म कर रहे हो। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, आपके दिमाग में भी होगा ये डाउट कि व्हाट टाइप ऑफ आंसर्स आर गुड, एसे टाइप या बुलेट पॉइंट्स टाइप। तो ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं। चलो आप स्टूडेंट्स हो और आपको नोट्स दिए गए, किसी प्रोफेसर ने नोट्स दिए आपको, या बुक है, तो बुक में आपको किस तरीके का पढ़ने को अच्छा लगेगा? ऐसे टाइप लिखा हुआ है एकदम मोनोटोनसली, बस 5-6 पेजेस, वो पढ़ने को अच्छा लगता है, या बुलेट पॉइंट्स है, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स है, कहीं पे कुछ अलग लेटरिंग में लिखा हुआ है, वो पढ़ने को ज्यादा मजा आता है? ऑब्वियसली सेकंड ना। तो फिर सेम गोज विद द एग्जामिनर्स ऑल्सो, कि ऐसे टाइप लॉन्ग टाइप आप आंसर लिखे हुए हैं 4-5 पेजेस के, लेंथ ऑफ द आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये कोई कहता है तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है कि भाई लॉन्ग आंसर है ना, लॉन्ग होना चाहिए, 4-5-6 पेजेस भरे हुए होने चाहिए, तब जाके मार्क्स मिलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, 1.5-2 पेजेस में भी आप लॉन्ग आंसर खत्म कर सकते हो अगर सारे पॉइंट्स उसमें इंक्लूडेड है तो। ओके, तो लेंथ ऑफ द आंसर डज नॉट मैटर, लेकिन वो किस तरीके से प्रेजेंट किया है और क्या सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है, इसमें आपके मार्क्स मिलते हैं। तो पहले तो ये दिमाग से मिसकंसेप्शन हटा दो कि लॉन्ग होना चाहिए एकदम और आंसर जो है वो 5-6 पेजेस का ऐसे टाइप होना चाहिए। नो, आपके आंसर में बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए,
क्रिस्प होना चाहिए आंसर, उसमें बुलेट पॉइंट्स हो तो बेटर है, एग्जामिनर को पढ़ने को भी आना चाहिए। अच्छा, एक बात और मैंने देखा है अक्सर कि स्टूडेंट्स ना शायद किसी मजबूरी की वजह से होगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आंसर्स लिखते जाते हैं। ये अवॉइड करो। एवरी आंसर ऑन अ न्यू पेज, न्यू आंसर न्यू पेज, ये आप कायदा ही बना लो अपने लिए। ओके, एक पेज पे 4-4 शॉर्ट नोट्स लिखी है, कैसा भी करके लिखा हुआ है एकदम ऐसा आजू बाजू में, ऐसे मत करो। ये कई बार स्टूडेंट्स इसलिए करते कि शायद उनके पास मैटर कम होता है तो एग्जामिनर को पता ना चले, इसके लिए भरा हुआ दिखे पेज, इसके लिए भी करते कि एक ही पेज पे 3-3 शॉर्ट नोट्स लिख दिए। नो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आप ऐसा करते हो कि एक पेज पे 2 शॉर्ट नोट्स, 3 शॉर्ट नोट्स, इसमें क्या होता है, अक्सर ये चांस रहता है कि एग्जामिनर का कोई एक आंसर देखना और मार्क देना छूट जाए। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है कि उसको समझा ही नहीं कि एक खत्म हो गया है आंसर और दूसरा स्टार्ट हो गया है, और उसने एक ही को करेक्ट करके उसी को मार्क्स दे दिए। ये होने के चांसेस होते हैं। देखिए, आफ्टर ऑल एग्जामिनर्स को बहुत सारे पेपर्स लिमिटेड टाइम में खत्म करने होते हैं, उनके ऊपर वो प्रेशर होता है। तो इस प्रेशर में, इस हड़बड़ी में ऐसे मार्क्स देना रह गया, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ऑफ कोर्स उसकी रेमेडी भी रहती है, 2 एग्जामिनर्स करेक्ट करते हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो इट कैन बी रेमेडीड। बट फिर भी कह रहा हूं कि न्यू आंसर न्यू पेज, बस ये रूल बना लो अपने लिए। और भले ही मतलब आधा पेज ही भरा हो तो छोड़ दो वो आधा पेज, और आगे के पेज पे अगला आंसर स्टार्ट कर दो। इसमें क्या होगा, आपका कोई भी आंसर करेक्ट करने का छूटेगा नहीं। उसके अलावा बुलेट पॉइंट्स अच्छे से सेपरेटेड पॉइंट्स से लिखो। फ्लो चार्ट्स होने चाहिए आपके। देखो, फ्लो चार्ट का बेनिफिट क्या होता है कि एक तो आपका टाइम भी बचता है, आपको बहुत सारा। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर फ्लो चार्ट लिखने के बाद फिर से उसे एक्सप्लेन करना जरूरी होता है क्या? आई एम श्योर आपके भी मन में डाउट होगा, क्यों एक्सप्लेन करना जरूरी है? क्या एग्जामिनर कोई बेवकूफ तो नहीं, लेकिन एग्जामिनर कोई ऐसा बैठा है कि जिसको नहीं समझ में आ गया? अरे भाई, देखते ही एग्जामिनर भी समझ जाता है कि आपको समझ में आ गया है। ओके, और इसलिए फ्लो चार्ट निकाल के फिर से उसको एक्सप्लेन करना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना, 2 बार सेम चीज लिखना। तो फ्लो चार्ट निकालो, उसको अच्छे से बॉक्सेस बनाओ, डायग्राम्स, हर क्वेश्चन में, हर आंसर में एक डायग्राम होनी चाहिए। रूल बना लो अपने लिए, या तो वो बुक की डायग्राम जो आपने देखी हो पहले से, या आपने खुद बनाई हुई डायग्राम हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन डायग्राम, ग्राफ्स होने चाहिए, टेबल्स जहां तक हो सके, अगर कुछ कंपैरेटिव है तो टेबल बना लो, और हाइलाइटर बॉक्सेस, दैट्स अ गुड आइडिया। अगर आपको लगता है कि कोई एक पॉइंट है जो एग्जामिनर ने मिस नहीं करना चाहिए, तो उसको एक हाइलाइटर बॉक्स बना लो, ऐसा डबल बॉक्स बना लो, स्क्वायर बॉक्स। और ये मतलब ये पॉइंट है जो एग्जामिनर की नजर से किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए, और ऐसे आपके पॉइंट्स हर आंसर में होने चाहिए, उससे आपको आउटस्टैंडिंग मार्क्स मिलते हैं। तो हाइलाइटर बॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। कई बार एग्जामिनर वो देखता है पहले उस पेज पे, और उसको ध्यान में आता है कि अरे क्या एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है, मस्त पॉइंट है, और एक्स्ट्रा मार्क्स छूट भी जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ आपके आंसर्स प्रिपेयर करने के लिए, कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये अपने आप एग्जाम के दिन ही नहीं आएगा, इसके लिए रोज, या रोज तो नहीं लेकिन रेगुलरली प्रैक्टिस करो लिखने की। एवरी आंसर मस्ट हैव अप्लाइड एस्पेक्ट। नाउ दिस गोज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, लेकिन पर्टिकुलरली फिजियोलॉजी की बात कहूं तो हर सब्जेक्ट, हर आंसर का उसके एंड में क्लिनिकल एप्लीकेशन, यानी इससे जुड़ा हुआ कोई डिसीज, इससे जुड़ा हुआ कोई ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, या कोई पैथोफिजियोलॉजी है, वो तो आप डबल अंडरलाइन करके क्लिनिकल एप्लीकेशन या अप्लाइड फिजियोलॉजी या फिजियो प्लस प्लस ऐसा कुछ लिख के एंड में 2, 3, 4 लाइन, भले पूछे ना हो, ओके, क्वेश्चन में नहीं पूछा होगा, कोई बात नहीं, फिर भी आप अपने तरफ से लिखो, ऐसा हर आंसर में आना ही चाहिए। ये एक नियम बना लो, इट्स अ बिग प्लस प्लस। क्योंकि देखो, आफ्टर ऑल सब कुछ तो डिसीजेस के बारे में और क्लिनिकल नॉलेज के बारे में है, तो हर एक पॉइंट का या हर एक आंसर का कोई एक क्लिनिकल एप्लीकेशन होता ही है।
तो पहले से आप ये अपने नोटबुक में नोट्स में भी करके रखो कि हर टॉपिक का ये क्लिनिकल एप्लीकेशन होगा इस तरीके से, और एग्जाम में फिर आप आसानी से उसको लिख सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके थियोरी एग्जाम प्रेजेंटेशन के लिए। पहले एग्जाम से आप इसमें से एक एक चीज को अप्लाई करना शुरू कर दो। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस डेज आप इस तरीके से लिखने की कोशिश करो, टाइम बाउंड मैनर में आंसर्स लिखो, और फिर डिस्टिंक्शन लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता।